वेरी वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट एंड माय डियर फ्रेंड्स। और साथ ही हैप्पी मकर संक्रांति टू ऑल। आप लोग भी जिस प्रकार मकर संक्रांति के दिन हम लोग देखते हैं पतंग काइट्स एक ऊंची उड़ान भरती है, उसी तरह आप भी अपने लाइफ में ऊंची उड़ान भरें, सफल हों और ल- सफलता के बुलंदियों को छुएं। नेट जेआरएफ के एस्पायरेंट्स, आप नेट जेआरएफ क्रैक करें, अपने जीवन को एक नई उड़ान दें पतंग की तरह। साथ ही कहना चाहूँगा कि उड़ान को जब आप भरते हैं सफलता की, तो आपकी जिस प्रकार पतंग की डोर हाथों में होनी चाहिए, और जब डोर हाथों से कट जाती है तो पतंग कहाँ गिरेगा उसका कोई वजूद नहीं है, उसे ज़मीन पे आना ही है। लेकिन उसके पास ये पता नहीं होता कि वो कहाँ गिरेगी और उसका अस्तित्व कहाँ ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह आप जब भी सफल हो, उड़ान भरें, लाइफ में आगे बढ़ें, लेकिन आपके पाँव ज़मीन से उठने नहीं चाहिए। तो आप निश्चय ही बहुत आगे तक जाएंगे। और जिस दिन आपने अपने पाँव ज़मीन पे रखना बंद कर दिया, तो समझ जाइए फिर पतन की ओर भी जाने में वक्त नहीं लगता है। मैं शुभकामना देता हूँ कि आप भी पतंग की तरह उड़ान भरें। साथ ही सलाह भी दूंगा कि आप अपने पाँव को ज़मीन से ना उठने दें। आप अपने आप को सामान्य व्यक्तित्व के साथ ही जिए और सफल भी हों। चलिए, अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। आज हॉलीडे है, फिर भी हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि हमारा टारगेट है यूजीसी नेट जेआरएफ क्रैक करना जून 2022 में। और स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, उठो, चलते रहो और तब तक चलते रहो जब तक आपको मंजिल ना मिल जाए। तो क्या फ़र्क पड़ता है, मकर संक्रांति हो, सोहराय हो, हमें तो अपने काम में लगे रहना है। वो एक पार्ट है लाइफ का, वो भी चलता रहेगा, लेकिन हमें अपने एजुकेशन को नहीं रोकना है और ये चलते रहना चाहिए, कंटिन्यू। तो इसी कंटिन्यू को करते हुए हम लोग अगली कड़ी के रूप में, जैसे हम लोग पढ़ रहे थे मॉडर्न इंडिया सीरीज यूनिट 7 राइज ऑफ ब्रिटिश पावर का पहला क्लास कर चुके हैं। ये क्लास 2 है, राइज ऑफ ब्रिटिश पावर क्लास 2, जिसमें कि हम लोग और दो अन्य यूरोपीय कंपनियों के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। वो है डच ईस्ट इंडिया कंपनी और सबसे महत्वपूर्ण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिन्होंने भारत पे राज किया। इन दो कंपनियों के बारे में पढ़ेंगे। और पिछला क्लास में हम लोगों ने पुर्तगाली और पुर्तगाली के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। पिछले क्लास में पुर्तगालियों का जो भारत में किस प्रकार का उनका प्रसार हुआ, उनके वायसराय का किस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने किया। आज हम लोग पढ़ेंगे अन्य दो कंपनियां, जिसमें है डच और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इन दोनों के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डचों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला कि क्रम में सबसे पहली कंपनी कौन आई, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। इसी के बाद दूसरा नंबर पे जो कंपनी आई वो है डच, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। और डच कहाँ के थे? डच थे हॉलैंड, जिसका कि वर्तमान में नाम नीदरलैंड हो गया है, और पहले इसका नाम हॉलैंड था। तो डच लोग वहीं से आए थे, नीदरलैंड के निवासी थे। 1596 में कार्नेलिस डी हाउटमैन भारत पहुंचने वाला प्रथम डच नागरिक था, कार्नेलिस डी हाउटमैन। और ये किस रास्ते से आया था? कैप ऑफ गुड होप, जिधर से कि जो नए मार्ग खोजने के बाद वास्को डिगामा आए थे, उधर से ही ये भी उसी रास्ते से कैप ऑफ गुड होप, या जिसको उत्मासा अंतरिक्ष भी कहा जाता था। और ये कहाँ है? साउथ अफ्रीका में है। तो उसी रास्ते का उपयोग करके कार्नेलिस डी हाउटमैन, कार्नेलिस डी हाउटमैन आए हुए थे इसी रास्ते का उपयोग करके। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई 1602 में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1602 में। और कंपनी की स्थापना किसने की? डच की संसद, ये मतलब हॉलैंड की जो संसद थी, पार्लियामेंट थी, उनके द्वारा पारित करके एक चार्टर जारी करके कंपनी की स्थापना की गई। और उस कंपनी का उस समय नाम था
बेरिंगदे ओस्ट इंडस्ट्री कंपनी। आपसे ऐसा भी पूछा जाएगा, बेरिंगदे ओस्ट इंडस्ट्री कंपनी किस देश से संबंधित थी? तो नीदरलैंड। नीदरलैंड की कंपनी थी बेरिंगदे ओस्ट इंडस्ट्री कंपनी। इसकी स्थापना 1602 में हुई। डच संसद के द्वारा, मतलब हॉलैंड की संसद के द्वारा एक चार्टर पारित करके इस कंपनी का स्थापना किया गया। क्यों? पूर्व के देशों से व्यापार करने के लिए, मतलब भारत से व्यापार करने के लिए इसकी स्थापना की गई। बाद में और भी छोटी मोटी जो भी डच कंपनी थी प्राइवेट वगैरह, उनको मिलाकर सरकार ने क्या किया, सबको एक बड़ी कंपनी में परिणत कर दिया। बेरिंगदे ओस्ट इंडस्ट्री कंपनी वो सरकारी थी, और इसके बाद कुछ प्राइवेट कंपनियां भी थी जो निजी स्तर पे, छोटे छोटे स्तर पे व्यापार के लिए बनाई गई थी। इन कंपनियों को भी आपस में जोड़ दिया गया और उसका नाम कर दिया यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। और इस कंपनी का बाद का नाम ये हो गया, और बेरिंगदे ओस्ट इंडस्ट्री कंपनी का नाम बदल गया, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड हो गया। डच का जो व्यापार था वो मुख्यतः मसालों का व्यापार प्रारंभ में करते थे। और जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं, इंडोनेशिया मसाला द्वीप के नाम से जाना जाता था। इसलिए डचों ने सबसे पहले अपने व्यापार को मुख्य रूप से पूर्व की ओर जो केंद्रित किया, उसमें इंडोनेशिया को पहले स्थान पर रखा, और इंडोनेशिया से वे मसाला का व्यापार करते थे। मसाला का व्यापार कहाँ से करते थे? इंडोनेशिया से। भारत से पहले वो उतने अच्छे से नहीं जुड़ पाए थे, लेकिन जब उन्होंने भारत से संपर्क उसका हुआ, और भारत में जब उनकी व्यापारिक कंपनी प्रसारित हुई, तो उन्होंने भारत में ज़्यादा ध्यान दिया सूती वस्त्र पे, और भारत में जो उनका मुख्य व्यापार हुआ वो सूती वस्त्र पे हुआ। अब मसाले का व्यापार इंडोनेशिया के साथ उन्होंने स्टार्ट किया था। साथ ही जब वो डच कंपनी भारत आ गई, तो उन्होंने भी यहाँ पे फैक्ट्री लगाना प्रारंभ कर दिया। जैसे कि अन्य पुर्तगाली कंपनियों ने फैक्ट्री लगाया, तो डचों ने भी भारत में फैक्ट्री लगाना प्रारंभ कर दिया। और डच का जो पहला फैक्ट्री था वो मसूलीपट्टनम में उन्होंने लगाया। डचों का जो पहला फैक्ट्री था वो उन्होंने मसूलीपट्टनम में स्थापित किया, और वो 1605 में किया। डचों की पहली फैक्ट्री लग गई मसूलीपट्टनम में, और वो 1605 में। लेकिन बाद में उन्होंने नागपट्टनम में भी, नागपट्टनम जो कि तमिलनाडु में है, वहाँ पे एक बहुत बड़ी कंपनी लगाई। और जितने भी उनका व्यापारिक फैक्ट्रियाँ थी, कोठी थी, उनका मुख्यालय भी उन्होंने नागपट्टनम को ही बना दिया। एक प्रकार से डचों ने अपना मुख्यालय तमिलनाडु के नागपट्टनम को बना दिया। लेकिन हाँ, उसकी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में लगी थी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी फैक्ट्री नागपट्टनम में लगी, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। इसी प्रकार उन्होंने आगे भी अपना कार्य जारी रखा, और 1641 में मलक्का को भी जीत लिया। मलक्का कहाँ है, हमें ये जानना चाहिए। मलक्का इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच का एक व्यापारिक मार्ग है, समुद्री व्यापारिक मार्ग। मलक्का इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच का एक समुद्री मार्ग है, व्यापारिक मार्ग। और इस मार्ग पर काफ़ी जो जहाज होते हैं वो इस रास्ते से होकर गुजरते हैं, व्यापारिक जहाज। इसी पर इन्होंने 1641 में डचों ने नियंत्रण स्थापित कर लिया था। और ये हिंद महासागर, जो मलक्का है हमारा, वो हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने का काम करती है। तो मलक्का पर डचों ने अधिकार कर लिया 1641 में। इसी प्रकार 1658 में श्रीलंका को भी जीत लिया, लेकिन वहाँ पहले पुर्तगालियों का अधिकार था। उसे भी उन्होंने पुर्तगालियों से अपने कब्जे में कर लिया डचों ने, श्रीलंका को। और जो डच कंपनी थी, भारत से मुख्य रूप से, जैसा कि मैंने कहा, उन्होंने सूती वस्त्र का व्यापार करना प्रारंभ किया। सूती वस्त्र का मुख्य रूप से व्यापार करते थे। और इसके अलावे उन्होंने नील, जो कि कपड़ों में रंगने का काम आता था, और सोरा, नील सोरा का भी व्यापार उन्होंने भारत से करना प्रारंभ किया, जिसमें सबसे प्रमुख था सूती वस्त्र। इसके साथ ही सूती वस्त्र को कैसे निर्यात करके कैसे व्यापार में मुनाफा कमाया जाता है, ये डचों ने ही सबसे पहले दिखाया। तो सूती वस्त्र को निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय भी डचों को जाता था। इन्होंने ही दिमाग दिया कैसे सूती वस्त्र
भारत में सूती वस्त्र के क्षेत्र में व्यापार करके अच्छा खासा मुनाफा कमाया जा सकता है और अपने व्यापारिक लाभ अर्जित की जा सकती है। इस मामले में डचों ने मार्गदर्शक का काम किया कि सूती वस्त्र को निर्यात की वस्तु बनाकर कैसे व्यापार में अधिक से अधिक लाभ अर्जित की जा सकती है। तो सूती वस्त्र को निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? डचों को। लेकिन हम लोग देखते हैं कि डच बहुत ज़्यादा भारत में सफल नहीं हो पाई और जल्द ही उसका पतन हो गया। जिस प्रकार वो राइज किया, जल्द ही उसका डिक्लाइन भी हुआ। तो एक्चुअली डचों के पतन के कुछ कारण थे, उसमें से हम लोग कुछ पर विचार करते हैं आज। सबसे पहला जो मुख्य कारण था, जैसे पहले भी कहा, डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना सरकार ने संसद में चार्टर के माध्यम से की थी। तो सरकार एक तरह से सरकारी कंपनी थी, जिसके कारण व्यापारियों को अपने तरीके से व्यापार करने की पूरी तरह आज़ादी छूट नहीं थी और ये इसके पतन का एक महत्वपूर्ण कारण बना। सरकारी नियंत्रण अत्यधिक होना, सरकारी हस्तक्षेप अत्यधिक होना, ये इसके पतन का प्रमुख कारणों में से एक गिना जाता है। क्योंकि ये लोग जो व्यापारी थे अपने अनुसार इच्छानुसार कार्य नहीं कर पा रहे थे, विस्तार नहीं कर पाते। इसके अलावा जब हम लोग देखते हैं कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो वहाँ पे काफ़ी उन्हें अपने निजी व्यापार करने की आज़ादी थी। सरकार का हस्तक्षेप बहुत ही कम नगण्य मात्र था। तो इसीलिए वो कंपनी आगे बढ़ी, जिसका हम लोग अगले टॉपिक में भी हम लोग उस पर डिस्कशन करेंगे। तो ये सरकारी कंपनी थी और सरकार का अत्यधिक नियंत्रण था, इसलिए ये पतन की ओर अग्रसर जल्दी हो गई। इसके अलावे इनका पतन का कारण ये भी था, इनकी नौसैनिक शक्ति कमजोर थी। जबकि जो इसकी प्रतिद्वंदी कंपनियां थी, चाहे ब्रिटिश हो चाहे फ्रेंच हो, उनकी नौसैनिक शक्ति इनसे काफ़ी ज़्यादा मजबूत थी। इस मामले में भी ये यहाँ से पिछड़ गए और इसीलिए इन्होंने अंततः क्या किया, भारत से अपना ध्यान को हटा लिया और मुख्यतः इंडोनेशिया पर ही अपना ध्यान केंद्रित किया, जो उनका मुख्य और आरंभिक व्यवसाय था मसाला। तो मसाला पर ही उन्होंने मुख्य व्यापार केंद्रित कर लिया और इंडोनेशिया पर ज़्यादा ध्यान दिया बनस्पत भारत के, और भारत से एक तरह से उनका बोरिया बिस्तर समेटना पड़ा उनको और भारत से जाना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे टिकना उनके लिए मुश्किल हो गया था। अन्य दो कंपनियां आ गई थी, मजबूत कंपनियां, फ्रेंच और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसके कारण। और अगर देखा जाए तो डचों का भारत में अंतिम रूप से जो था ना कि अंतिम कील कब उखड़ गई, तो वो था वेदरा का युद्ध। जो वेदरा का युद्ध था, तो वो उसके माध्यम से डचों का जो भी बचा खुचा था वो खत्म हो गया। ये कि 1759 में लड़ा गया। वेदरा का युद्ध काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम के दृष्टिकोण से। कब लड़ा गया? 1759 में, 1759 में। किनके बीच? अंग्रेज और डचों के बीच। तो डच अंतिम रूप से पराजित हुए और उन्हें भारत से जाना पड़ा। और इस प्रकार हम लोग देख चुके हैं डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में हम लोग पढ़ लिए, इनके बारे में डिस्कस हो गया। और जितनी भी बातें नोट्स में लिखी है, एक एक चीज़, एक एक लाइन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसे अच्छे तरीके से याद कर लेना है। और जैसा मैंने कहा कि आज दो कंपनियों के बारे में पढ़ेंगे, तो दो अगली कंपनी है और जो सबसे महत्वपूर्ण कंपनी है और अंततः जिन्होंने भारत पे राज किया, उसी कंपनी के बारे में पढ़ेंगे। और इसके बाद जब मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे, पूरा मॉडर्न इंडिया का आगे का क्लास करेंगे, तो बस इसी कंपनी और भारतीयों के बीच का संघर्ष का कहानी है। तो बस सबसे महत्वपूर्ण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का इतिहास को यहाँ पे हम लोग जानेंगे। तो 1599 में मर्चेंट एडवेंचर्स नाम से जो ब्रिटेन में विख्यात व्यापारियों का वर्ग था, जो बड़े बड़े और साहसिक कार्य करते थे, बड़े बड़े विजन थे उनके, और बड़े बड़े समुद्री यात्राओं पर जाते थे, नए मार्गों की को खोजते थे और उनके साथ व्यापार करते थे। तो ये एडवेंचर्स ग्रुप था। उन्होंने 1599 में एक कंपनी बनाई और जिसका नाम उन्होंने रखा गवर्नर जिसका उन्होंने नाम रखा गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज। मर्चेंट एडवेंचर्स जो व्यापारियों का समूह था, उन्होंने एक कंपनी बनाया, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन
ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज नामक कंपनी की स्थापना की। बाद में इसी कंपनी का नाम संक्षिप्त रूप से करके ईस्ट इंडिया कंपनी रख दिया गया, जो कि भारत में आकर काफ़ी सफल रही। उन्होंने अन्य प्रतिद्वंदी जो कंपनियां थी उनको तो पराजित किया ही, भारतीय शासकों को भी, जो तत्कालीन समय में छोटे छोटे शासक थे, उसे भी एक एक करके पराजित किया। और भारत में व्यापारिक एकाधिकार के साथ साथ राजनीतिक एकाधिकार को भी उन्होंने प्राप्त किया और भारत पे राज भी स्थापित कर लिया। और एक तरह से भारत में राजनीतिक, आर्थिक, हर क्षेत्रों में उन्होंने एक नए मुकाम को हासिल किया ईस्ट इंडिया कंपनी ने। सबसे पहले 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने इस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या किया, एक अधिकार दिया, रॉयल चार्टर जारी किया और कहा कि आप पूर्व के देशों के साथ 15 वर्षों के लिए चार्टर दिया, पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया। तो सबसे पहले एलिजाबेथ प्रथम ने अधिकार पत्र दिया। कब दिया? 31 दिसंबर 16 को। और कितने साल के लिए दिया? 15 साल के लिए। बाद में जो अगले शासक हुए, जेम्स प्रथम ने, सम्राट जेम्स प्रथम ने अनिश्चितकालीन अधिकार पत्र दे दिया। जैसे कि महारानी एलिजाबेथ ने मात्र 15 साल के लिए दिया था व्यापार करने का, लेकिन जेम्स प्रथम ने उसे अनिश्चितकालीन कर दिया। कब किया? 1609 में। जब अनिश्चितकालीन दे दिया व्यापार करने का, इन्हें परमिशन मिल गया, तो अब क्या करने लगे, ये भारतीय राजाओं के दरबारों में अपने अधिकारियों को भेजने लगे, ताकि आप किसी दूसरे देश में व्यापार करेंगे तो परमिशन तो लेना पड़ेगा। इसी क्रम में सबसे पहले 1608 में कैप्टन हॉकिंस नामक एक अंग्रेज महाराज बादशाह जहांगीर के दरबार में आए। और कैप्टन हॉकिंस जो थे वो बहुत ही तेज तर्रार व्यक्ति थे और वो फारसी भाषा के बहुत अच्छे जानकार थे। और हम लोगों को पता है मुगलों की राजभाषा क्या थी? फारसी। तो फारसी के जानकार थे, इसलिए उसको भेजा गया था। और वह एक ब्रिटिश जहाज, जो हेक्टर जिसका नाम था, ब्रिटिश जहाज हेक्टर ब्रिटिश जहाज हेक्टर जिसका नाम था, उसी के वो कैप्टन भी थे। और उसी जहाज से वो भारत आए और उन्हें हॉकिंस को बादशाह जहांगीर ने काफ़ी मान सम्मान दिया, उसे खान का उपाधि भी दिया। और वो लगभग 2 सालों तक जहांगीर के दरबार में रहे और कुछ उन्हें व्यापार से संबंधित कुछ परमिशंस भी मिले। सूरत में कुछ अस्थायी फैक्ट्री खोलने का भी उन्हें आदेश प्राप्त करने में सफलता मिली। हालांकि अस्थायी फैक्ट्री उन्हें खोलने का आदेश नहीं मिला, टेम्परोरी, क्योंकि कुछ अरब देशों के जो व्यापारी थे तो वो लोग विरोध करने लगे, पुर्तगालियों का, खासकर पुर्तगाली उनका विरोध करने लगे। और इसके कारण उसमें पुर्तगालियों का ज़्यादा वर्चस्व था, तो उनके विरोध के कारण अस्थायी फैक्ट्री वो सूरत में नहीं खुलवा पाए। लेकिन अस्थायी फैक्ट्री टेम्पोररी रूप से उन्होंने सूरत में खुलवाने में सफलता प्राप्त की और उन्होंने जहांगीर से परमिशन लिया। इसी तरह अधिकारियों का भेजने का क्रम जारी रहा। बाद में देखते हैं 1611 में मिडल्टन नामक अधिकारी आए। 1611 में मिडल्टन जहांगीर के दरबार में आए। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कि मिडल्टन किसके दरबार में आया, मिडल्टन कब आया, या हॉकिंस किसके दरबार में आया, कब आया। तो ये सारे जहांगीर के दरबार में आए थे। 1611 में मिडल्टन आए। ये भी कुछ व्यापारिक आदेश प्राप्त करना चाहते थे, हालांकि बहुत ज़्यादा इसे सफलता नहीं मिली। लेकिन बाद में जब और भी अंग्रेज अधिकारियों और खासकर जब सर थॉमस रॉ 1615 में आए, जिसे कि जेम्स प्रथम ने राजदूत बनाकर भेजा था, तो उसके काल में जहांगीर से इसके काफ़ी नज़दीकी संबंध रहा। और उसके पहले ही 1613 में जहांगीर ने व्यापारिक कोठी
स्थापित करने की अनुमति सूरत में दे दी थी। और ये अस्थाई, जैसे हमने हॉकिंस के समय में बात किया, सूरत में व्यापारिक कोठी खोलने का अनुमति मिला, लेकिन वो अस्थाई था, टेम्परेरी था। लेकिन यहाँ पर जो 1613 में जहांगीर ने आदेश दिया सूरत में व्यापारिक कोठी, जो अंग्रेजों की प्रथम व्यापारिक कोठी मानी जाती है सूरत में, वो 1613 में खुली। और और ये अस्थाई थी, ये अस्थाई अस्थाई फैक्ट्रीज को खोलने का आदेश मिल गया। और जो हम लोग यहाँ पहले देख रहे थे हॉकिंस के काल में 1608 में, वो अस्थाई, इन्होंने भी परमिशन कुछ लिया था, लेकिन ये अस्थाई लेवल का था। लेकिन 1613 में जहांगीर ने अस्थाई फैक्ट्री खोलने का अनुमति दे दिया सूरत में। और प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ खोली गई अंग्रेजों की? सूरत में खोली गई। कब खोली गई? 1613 में। और जब 1615 में जेम्स प्रथम के राजदूत सर टॉमस रो आए, तो जहांगीर ने उसे इसके अलावे जितने भी, मतलब ये सूरत के अलावे जितने भी मुगल क्षेत्र थे, हर जगह व्यापार करने का, सभी भागों में, मुगल साम्राज्य के सभी भागों में व्यापार करने का अधिकार, फैक्ट्री स्थापित करने का अधिकार सर टॉमस रॉ ने प्राप्त कर लिया। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सर टॉमस रॉ। इन्होंने किसी एक क्षेत्र पे नहीं, पूरे मुगल साम्राज्य के किसी भी क्षेत्र में कहीं भी फैक्ट्री स्थापित करने का अधिकार प्राप्त कर लिया। किसने? सर टॉमस रॉ ने। इसलिए जब भी अधिकार प्राप्त करने की बात आती है, सर टॉमस रॉ का नाम एक नंबर पे आता है। इन्होंने बहुत ही बड़ा, एक तरह से कह सकते हैं कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा उपलब्धि प्राप्त कर लिया, किसी भी भाग में फैक्ट्री स्थापित करने का और किसी भी भाग में व्यापार करने का सर टॉमस रॉ के कार्यकाल में जहांगीर के माध्यम से प्राप्त हुआ कंपनी को। इसी प्रकार अन्य क्षेत्रों में, जैसा कि हम लोगों यहाँ देख चुके हैं कि उसे हर क्षेत्रों में जेम्स प्रथम के काल में व्यापार करने का आदेश मिला। तब वो पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, हर जगह जो भी मुगल साम्राज्य के अंतर्गत क्षेत्र थे, वहाँ उन्होंने अपनी कोठियाँ और व्यापार करना प्रारंभ कर दिया। 1611 में दक्षिण भारत में प्रथम व्यापारिक कोठी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मसूलीपट्टम में स्थापित किया। 1611। तो दक्षिण भारत की पहली व्यापारिक कोठी अंग्रेजों की कहाँ थी? मसूलीपट्टम में। इसी प्रकार पूछा जाएगा अंग्रेजों की पहली व्यापारिक कोठी, तो सूरत। पहली व्यापारिक कोठी सूरत। अगर पूछा जाएगा दक्षिण भारत में पहली व्यापारिक कोठी, तो मसूलीपट्टम। और कब? 1611 में। फिर इसी तरह 1639 में 1639 में मद्रास में। और एक स्टूडेंट, आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं करना, जैसे कि यहाँ पे पूछा जाएगा प्रथम व्यापारिक कोठी, तो सूरत आप देख रहे होंगे 1613 में है, जबकि मसूलीपट्टम, ये 1613 देख रहे हैं, मसूलीपट्टम 1611 देख रहे हैं आप यहाँ पे 1611। तो ये अस्थाई थी 1613 में, लेकिन इसके पहले जब हॉकिंस आए तो उस समय भी तो सूरत में व्यापारिक कोठी खोलने का आदेश मिला था। तो सबसे पहला जब पूछा जाएगा तो सूरत ही होगा, आपको कन्फ्यूजन नहीं होना, सबसे पहली व्यापारिक कोठी सूरत ही होगी। भले वो अस्थाई थी, अस्थाई थी, लेकिन सबसे पहली फैक्ट्री वहीं पे खोली थी। तो पहली व्यापारिक कोठी सूरत में। इसके बाद अगर साउथ इंडिया में पूछा जाएगा पहली, तो वो आपका दक्षिण भारत में होगा, दक्षिण भारत का मसूलीपट्टम। अगर दक्षिण भारत का पहला व्यापारिक कोठी तो मसूलीपट्टम। इसी तरह अगर पूर्वी भारत में पूछा जाए, तो पूर्वी भारत में अंग्रेजों ने पहली कोठी 1633 में बालासोर उड़ीसा में स्थापित किया, पूर्वी भारत में। इसके बाद 1651 में बंगाल के हुगली में कंपनी स्थापित किया। कंपनी के जो होते हैं कोठी कारखाने हुगली में कब स्थापित हुआ? 1651 में। इसके बाद उनका विस्तार जारी रहा। और इसी क्रम में फ्रांसिस डे नामक एक अंग्रेज थे, जिन्होंने चंद्रगिरी के राजा से क्या किया? चंद्रगिरी के जो राजा थे उससे फ्रांसिस डे ने मद्रास को पट्टे पर लिया, लीज पर लिया, और वहाँ पर भी एक कोठी बनाई। और इस कोठी का ही नाम बाद में क्या हो गया? फोर्ट सेंट जॉर्ज। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। आप देखिए
सबसे पहले मद्रास को लीज पर किसने लिया? फ्रांसिस डे ने। कब लिया? 1639 ईस्वी में। और मद्रास में कौन सी कोठी स्थापित की या कौन सा किला स्थापित किया? फोर्ट सेंट जॉर्ज। या फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ है? मद्रास में। और मद्रास को कहाँ के राजा से पट्टे पर लिया? तो चंद्रगिरी के राजा से। तो ये इससे 4-5 क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इस पर इन सब चीज़ों पे ध्यान रखिएगा और ये एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है। तो इसी तरह जब उन्होंने मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज किला बना लिया, इसी तरह वो आगे बढ़े दक्षिण भारत में ही। और 1632 में गोलकुंडा के जो शासक थे उनसे एक सुनहरा फरमान, जिसको बोला जाता है सुनहरा फरमान के नाम से जाना जाता है, उन्होंने व्यापार के संबंध में कुछ स्वतंत्रताएं प्रदान की ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। गोलकुंडा के सुल्तान ने व्यापार करने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कुछ स्वतंत्रताएं प्रदान की, जो कि 1632 में दी। और ये काफ़ी इतिहास में सुनहरा फरमान के नाम से फेमस है। ये सुनहरा फरमान किस राज्य से संबंधित है? गोलकुंडा से। और गोलकुंडा ने अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब दिया? 1632 में। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। और जैसा कि हम लोग जान रहे हैं 1668 में मुंबई मिल गया कंपनी को चार्ल्स द्वितीय से। कैसे मिला था? जो कि पिछले क्लास में हम लोग देखे थे। पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन का विवाह किससे हुआ था? चार्ल्स द्वितीय ब्रिटेन के राजकुमार से। और चार्ल्स द्वितीय को दहेज में मुंबई पुर्तगालियों ने दिया था। और चार्ल्स द्वितीय ने क्या किया? मुंबई को किराए पे दे दिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 1668 में। कितने की वार्षिक किराए पे? 10 पाउंड। तो चार्ल्स द्वितीय से मुंबई मिल गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 1668 में। कितने पे? 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर मुंबई मिल गया। और आने वाले समय में जब कंपनी को मुंबई मिल गया तो मुंबई को इतने अच्छे से उन्होंने डेवलप किया, इतने अच्छे से मुंबई को उन्होंने व्यापारिक केंद्र बनाया। क्योंकि मुंबई जानते हैं हम लोग एक बंदरगाह शहर है और विदेशी व्यापार के लिए बहुत ही अनुकूल जगह है। तो धीरे धीरे क्या हुआ, एक समय ऐसी स्थिति आ गई जब कंपनी का जो कि मुख्य शहर सूरत हुआ करता था व्यापारिक केंद्र का, अब वो केंद्र हो गया, जल्द ही केंद्र बन गया कौन? मुंबई। मुंबई मुख्य व्यापारिक केंद्र बन गया और इन्होंने सूरत का स्थान ले लिया। इसी प्रकार जब अंग्रेजों ने अलग अलग जगह व्यापारिक कोठियां बना ली और वो व्यापार में आगे बढ़ने लगे, उनका भी होता है स्वाभाविक रूप से मन बढ़ जाना, तो इनका भी मन बढ़ गया और ये अब क्या करने लगे? हर जगह लूटपाट करना इन्होंने प्रारंभ कर दिया। तो इसी क्रम में 1686 में अंग्रेजों ने एक लूट को अंजाम दिया। और उस समय 1686 में शासक कौन थे? शासक मुगल बादशाह औरंगजेब थे। और औरंगजेब तो जानते ही हैं कि उनका नेचर ही थोड़ा एग्रेसिव था औरंगजेब का। तो यहाँ पर भी उन्होंने बर्दाश्त नहीं किया। अंग्रेजों ने जब हुगली को लूटा 1686 में, अंग्रेजों ने हुगली को जब लूट लिया, इसके कारण इनका मुगल बादशाह औरंगजेब से अंग्रेजों का संघर्ष हुआ और कंपनी को बुरी तरह पराजित किया। इनके अधिकारियों को मार पीट कर मुगल सैनिकों ने भगा दिया। और इसके साथ ही सिर्फ हुगली से ही नहीं भगाया, सूरत, मसूलीपट्टनम, विशाखापट्टनम और अन्य भी जो कारखाने से वहां से भी उन्हें खदेड़ दिया गया। लेकिन फिर इन्होंने मुगल दरबार आकर औरंगजेब से क्षमा मांग ली और हमारा भारतीयों का दिल तो बहुत बड़ा होता है और उसे माफ़ कर दिया गया। और उनने कहा कि तो आपको कुछ जुर्माना देना होगा और उन्होंने 1.5 लाख रुपया मुगल बादशाह औरंगजेब को जुर्माना दिया। तो जुर्माना जब दिया तो महाराजा का दिल पसीज गया होगा, जो हर भारतीयों का हम लोग का होता है। और पुनः व्यापार का जो एक अधिकार था वो हर जगह प्रदान कर दिया, चाहे वो सूरत में हो, मसूलीपट्टनम में हो, विशाखापट्टनम में हो, हुगली में हो, हर जगह पहले की तरह उन्हें दे दिया। बस उनने क्या कर दिया? सॉरी और 1.5 लाख रुपया हर जगह दे दिया। जैसा कि हम लोग भी आजकल देखते हैं ना, हमारा जो कल्चर चल रहा है, अभी हम लोग किसी को भी कुछ भी गलती कर ली, सॉरी सॉरी बोले ही आसानी से बोल देते हैं। लेकिन एक जमाना जो हमारे पूर्वज होते थे पहले,
वो हर काम को सोच समझ कर बड़े ही प्लानिंग से करते थे। और जो करते थे उस पे कभी वो पीछे नहीं हटते थे। सॉरी और माफ़ी का तो उनके पास जगह नहीं होता था। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका नहीं सकते हैं। लेकिन आज हम लोगों का जो समय है, सॉरी सॉरी ये कहाँ से आया? इन्हीं यूरोपियों से आया, इन्हीं अंग्रेजों से आया। और ये लोग बस इनको मार के भगा दिया, आके सॉरी बोल दिए, फिर हाथ पकड़ लिए, हम लोग फिर माफ़ कर दिए। हम लोग का दिल भारतीयों का वैसे भी कहते हैं कि माफ़ करने वाला ज़्यादा बड़ा होता है, और हम लोग तो उन्हीं आदर्श के साथ जीते हैं। तो इन्हें माफ़ कर दिया, इन्होंने सॉरी बोल दिया, 1.5 लाख रुपए हम लोग उससे जुर्माना भी वसूल लिए। लेकिन इनके अंदर पाप छुपा हुआ था। इन्होंने अंदर से हम लोगों को माफ नहीं किया। और देखेंगे कैसे भारतीयों के इसी उदार हृदय ने ऐसा स्थिति ला दिया कि भारत को गुलामी के जंजीर में जग इन्होंने बस बस कर लिया, गुलामी का जंजीर लगा दिया भारत माता के पैरों में। तो ओके, हम लोग ये सब फिर आगे देखेंगे ही। हम लोग यहाँ फिर फिलहाल इस क्लास में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि 1686 में मुगल बादशाह औरंगजेब से अंग्रेज पराजित हुए, लेकिन माफ़ी उनके मांगने पर उसे माफ़ कर दिया गया। उनके जो पुराने अधिकार थे उसे लौटा दिया गया। इसी तरह आगे प्रसार करते हुए 1698 में 1698 में जो एक जमींदार थे बंगाल के, जिसका नाम था अजीम उस अजीम उस से अंग्रेजों ने एक संधि की, और अजीम उस से सूतानती, कालीकाता और गोविंदपुर की जमींदारी प्राप्त कर ली। और कितने? मात्र 1200 रुपया सालाना। 1200 रुपया में उन्होंने कल सुल्तानती, कालीकता और गोविंदपुर की जमींदारी अंग्रेजों ने प्राप्त कर ली। किससे? जमींदार किससे? अजीम उस्सान से 1698 में। और इसी को डेवलप करके अंग्रेजों ने कलकत्ता शहर का स्थापना किया। और इसी क्षेत्र में जो कलकत्ता, कालीकता, सुल्तानउत्तर गोविंदपुर है, इसी क्षेत्र, तीनों क्षेत्र को डेवलप करके बाद में कलकत्ता शहर की नींव अंग्रेजों ने रखी। और यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा किला बनाया जिसका नाम रखा फोर्ट विलियम। और जो कलकत्ता का स्थापना हुआ, तो स्थापना में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही जॉब चेरनॉक की। इसलिए पूछा जाता है कलकत्ता का संस्थापक कौन है? तो जॉब चेरनॉक। और वहाँ पर जो किला बनाया उस किला का नाम क्या है? फोर्ट विलियम। कलकत्ता में जो किला बनाया उसका नाम था फोर्ट विलियम। और फोर्ट विलियम जो किला बना, तो वहाँ पे बहुत प्रकार के अधिकारी नियुक्त किए गए। तो एक सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी था प्रेसिडेंट का। तो चार्ल्स आयर प्रथम प्रेसिडेंट बनाए गए फोर्ट विलियम के। ये भी एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। किस क्षेत्र को डेवलप करके अंग्रेजों ने कलकत्ता शहर की स्थापना की? तो सूतानदी, कालीकता और गोविंदपुर। और ये जमींदारी किससे मिली थी? अजीम उस्सान से। कब मिली? 1698 में। और इस जो सुल्तानती, कालीकता और गोविंदपुर में कलकत्ता शहर की स्थापना की गई। और किस किले की स्थापना की अंग्रेजों ने? तो फोर्ट विलियम की। फोर्ट विलियम के प्रथम प्रेसिडेंट कौन थे? चार्ल्स आयर। कलकत्ता शहर की नींव किसने डाली? जॉब चर्नक। ये सारा इम्पोर्टेंट है, इससे आप लोग अच्छे से याद करेंगे। और जब कलकत्ता काफ़ी डेवलप हो गया, तो भारत का पहला प्रेसिडेंसी शहर कलकत्ता को घोषित किया गया 1700 ईस्वी में। प्रथम प्रेसिडेंसी, भारत का प्रथम प्रेसिडेंसी शहर कौन था? कलकत्ता, 1700 ईस्वी में से घोषित किया गया। और हम लोग जानते हैं 1774 में कलकत्ता को ब्रिटिश भारत की राजधानी बना दिया गया। अभी हमारी राजधानी कहाँ है? दिल्ली है। लेकिन ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता काफ़ी समय तक रही, और वो 1911 तक रही। 1774 से 1911 तक रही। 1905 में जो भारत विभाजन हुआ और उसके बाद स्वदेशी आंदोलन जो चला, तो उसके बाद 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। उसी में यह घोषणा भी कर दिया गया, अब भारत की राजधानी कलकत्ता की जगह कहाँ बनेगी? तो नई दिल्ली। 1912 में भारत की नई राजधानी नई दिल्ली बनी, जबकि 1911 तक भारत की राजधानी कहाँ थी? कलकत्ता। ये आपको याद रखने का है। इसीलिए बंगाल की जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है, उन्होंने चुनाव के समय ये मुद्दा भी उठाया था कि भारत की दूसरी राजधानी कलकत्ता को बनाया जाए, क्योंकि कलकत्ता पहले भारत की राजधानी थी
और अब राजधानी दिल्ली बना दिया गया है, जिसके कारण कलकत्ता को उपेक्षित होना पड़ रहा है। ये एक चुनावी मुद्दा भी था पिछला चुनाव में, इसीलिए उसके पीछे एक इतिहास है। आप देख सकते हैं 1774 से लेकर 1911 तक, इतने समय तक कलकत्ता भारत की राजधानी रही थी। इसी तरह अंग्रेजों ने धीरे धीरे अपना विस्तार को जारी रखा, और जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि 1717 में उन्हें एक बहुत ही बड़ा अधिकार मिला, बहुत ही बड़ा व्यापारिक अधिकार मिला, व्यापारिक स्वतंत्रता मिली अंग्रेजों को, जिसे कि मुगल सम्राट फारूक सियार ने दिया था। मुगल सम्राट फारूक सियार से मिला था, मुगल सम्राट फारूक सियार से। और एक्चुअली हुआ था क्या, मुगल सम्राट फारूक सियार को एक बहुत ही बड़ा, जिसे कहते हैं फोड़ा हो गया था, घाव हो गया था। उस घाव को इलाज करने के लिए उनके पास कोई भी ढंग का डॉक्टर था नहीं, भारत में उस समय चिकित्सा व्यवस्था उतनी अच्छी थी नहीं। तो क्या किया, एक ब्रिटिश अधिकारी जॉन सरमन के नेतृत्व में एक सर्जन विलियम हैमिल्टन उसके दरबार आया। उन्होंने फारूक सियार के उस घाव का सफलतापूर्वक सर्जरी किया, इलाज किया, और उस दर्द से बहुत ज़्यादा फारूक सियार परेशान था। तो उसी से खुश होकर उन्होंने इनको एक अधिकार पत्र दे दिया और कहा कि कंपनी को 3000 रुपया वार्षिक कर चुकाना होगा। इसके बाद उन्होंने पूरे बंगाल में कहीं भी बिना रोक टोक व्यापार करने का फरमान दे दिया, व्यापार करने का अधिकार दे दिया। एक तरह से कह सकते हैं एक फोड़ा का इलाज के चक्कर में उन्होंने अपना बहुत बड़ा राजस्व का नुकसान किया, और अपना एक तरह से निजी स्वार्थ के लिए ही उनको, तो एक तरह से उनका पर्सनल ही एक उन्होंने लाभ पहुंचाया था उनको। उनके राजा जो सा बादशाह थे, उनके फोड़ा, उनका घाव का इलाज किया था। इसके चलते उन्होंने पूरा बंगाल का जो एरिया था उन पे उन्होंने कर मुक्त व्यापार करने का अधिकार प्रदान कर दिया, और वो कितने पर, 3000 रुपये, मात्र 3000 रुपया वार्षिक पर उन्होंने व्यापारिक सुविधा अंग्रेजों ने प्राप्त कर ली, और ये बहुत बड़ी व्यापारिक सुविधा थी। इसके साथ ही इसी व्यापारिक सुविधा में, इसी अधिकार पत्र में यह भी था, इसी व्यापारिक सुविधा में यह भी था कि अब मुंबई में जो कंपनी सिक्के ढालती थी अपने सिक्के, उसे भी चलाने का भी अधिकार दे दिया गया। अब वो यहाँ पे वो सिक्के भी चला सकते थे, उन सिक्के से वो सामान को खरीद सकते थे। अब उसे सोना चांदी ब्रिटेन से लाने का जरूरत भी नहीं था, यहाँ से सिक्के डालो और यहाँ पे चलाओ और अपने व्यापार करो। तो इसी कारण एक इतिहासकार है, ब्रिटिश इतिहासकार ओम्स, ब्रिटिश इतिहासकार ओम्स है, उन्होंने इस अधिकार पत्र को मैग्ना कार्टा कहा। बोला ये तो कंपनी के लिए मैग्ना कार्टा हो गया। मैग्ना कार्टा कहता है जब बहुत बड़ा अधिकार आपको मिल जाता है जिससे आपकी पूरी जिंदगी बदल जाए, तो वो हो गया मैग्ना कार्टा। तो इतिहासकार ओम्स ने इसे क्या कहा है, मैग्ना कार्टा। 3000 रुपये वार्षिक के बदले निःशुल्क व्यापार का अधिकार। इसी तरह कंपनी का विस्तार होता गया, और सबसे बड़ा अधिकार 1717 में मिला। इसके बाद फिर आगे हम लोग देखेंगे किस प्रकार कंपनी ने अधिकार के लिए जो अब आवेदन करते थे, विनय करते थे, राजाओं से मिलते थे, जैसे कि ये 1717 में मिला। इसके पहले भी उन्हें कुछ जो विशेषाधिकार मिले थे, राजाओं से रिक्वेस्ट करते थे, लेकिन अब तो उन्होंने युद्ध पे आमदा हो गए। अब तो युद्ध करने लगे अपने अधिकारों के लिए, प्लासी का युद्ध हो, बक्सर का युद्ध हो, वो सारे हम लोग आगे की क्लास में करने वाले हैं। अब हम लोग एक टर्म को यहाँ पे समझ लें, कंपनी कि कंपनी का जो फैक्ट्री था, एक्चुअली होता क्या था, यहाँ पे उन्होंने मल्टीपर्पस यूज करते थे। कंपनी का जो फैक्ट्री था, वो फैक्ट्री स्थापित करते थे, उसका मल्टीपर्पस यूज था। सबसे पहला, कर्मचारी उसमें रहते थे, निवास स्थल, ऑफिस के रूप में जो भी उसके व्यापार का जो भी कागजात थे, ऑफिस के रूप में उसका यूज करते थे। इसके अलावे गोदाम, गोदाम के रूप में भी यूज करते थे अपने सामग्री को रखने के लिए। और किलेबंद क्षेत्र में अगर कभी कुछ युद्ध की नौबत आई तो उस तरह वो हथियार भी रखते थे। तो फैक्ट्री का वो मल्टीपर्पस यूज करते थे। इसी तरह उन्होंने पूरे भारत में जहाँ जहाँ भी उसको अधिकार मिलता गया, जैसे कि बहुत सारे क्षेत्रों में उसे अधिकार मिलता गया, तो हर जगह उन्होंने अपनी फैक्ट्री स्थापित कर दी। फैक्ट्री स्थापित कर दी मतलब वहाँ पे उसके पास क्या आता गया, अधिकारी आते गए, वो अधिकारी को यहाँ पे रखते गए।
अधिकारी को रखते गए अधिकारियों को रखते गए तो उसके पास मैन पावर बढ़ते गया। इसी तरह किलेबंद क्षेत्र बनाता गया, वहाँ पे वो हथियार रखते गए। इसी तरह भारत के बहुत ही महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कंपनी ने विस्तार कर लिया और इसी के कारण वो काफ़ी मजबूत स्थिति में आ गई और उनकी अर्थव्यवस्था भी मजबूत होती चली गई। भारत में ही सिक्के बना के भारत में चला के व्यापार करने लगे, तो उनकी अर्थव्यवस्था भी मजबूत होती चली गई और इसी का परिणाम हुआ कि वो इतने मजबूत हो गए, एक बाद में वो भारतीय शासकों से ही टक्कर लेने लगे और प्लासी का युद्ध हो, बक्सर का युद्ध हो, आगे के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, उन सबको उन्होंने जीत कर भारत पर राज किया। तो ठीक है, आज का क्लास का ये हम लोग पूरे यूनिट को देख चुके हैं। डच का हम लोगों ने पढ़ा, डचों का आगमन को पढ़ा, एक पहली कंपनी, और दूसरी कंपनी हम लोग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भी पढ़ चुके हैं। ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। इन दो कंपनियों के बारे में आज पढ़ा। अब अगला जो क्लास होगा कल, उसमें हम लोग पढ़ेंगे और एक छोटी सी कंपनी डेनिस और एक बड़ी कंपनी फ्रेंच, ये दोनों का कॉम्बिनेशन करके पढ़ेंगे। तो जितने भी यूरोपीय कंपनियां थी, वो सारी कंपनियां का इतिहास, उनका क्लास अगले क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। तब हम लोग पढ़ेंगे ब्रिटिश डोमिनियन की स्थापना हुई, उनका विस्तार कैसे हुआ, और उसी क्रम में उसके पहले ही थोड़ा सा एक क्लास रहेगा जिसमें हम लोग देखेंगे यूरोपीय कंपनियों में आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच जो संघर्ष हुआ, वो हम लोग नेक्स्ट तीसरे क्लास में देखेंगे। तो ये था आज का क्लास। हम लोग फिर से अगले क्लास में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। और साथ ही आप लोगों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी करना चाहते हैं और जून 2022 में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और एक एक वीडियो को आप इसका देखें और सेल्फ नोट्स बनाएं। सेल्फ नोट्स मेरे नोट्स के अलावा बनाएं, जो भी लेक्चर से नई चीज़ें मिलती हैं उसको लिखें और याद करते चलें। ये हिस्ट्री का क्लास कंटिन्यू तो चल ही रहा है और इसको इसके पहले ही, जून के पहले ही सारा कंप्लीट कर लिया जाएगा। इसके बाद भी प्रत्येक रविवार को, एवरी संडे, एक सूचना है आप लोगों के लिए कि फर्स्ट पेपर यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर का क्लास होगा और इसी में संडे को दो क्लास होगा, एक फर्स्ट पेपर का और दूसरा करेंट अफेयर्स का। क्योंकि करेंट अफेयर्स भी से भी आपको अपडेट रहना होगा, क्योंकि फर्स्ट पेपर में कुछ क्वेश्चन करेंट अफेयर्स से मिल जाते हैं। वो करेंट अफेयर्स का भी क्लास होगा संडे को और फर्स्ट पेपर का, और ऐसे वीकली मंडे टू सैटरडे आपका हिस्ट्री का क्लास कंटिन्यू है और कंटिन्यू रहेगा। और इसको हम लोग को जून 2022 के एग्ज़ाम को टारगेट लेकर चल रहे हैं और तब तक हमको सिलेबस को कंप्लीट कर लेना है और प्रत्येक संडे को फर्स्ट पेपर को करेंगे। ज़्यादा टाइम का क्लास रहेगा और निश्चय ही अगर आप सारे क्लास को फॉलो करते हैं, सारे वीडियो को देखते हैं, तो आपको सफलता पाने से कोई रोक नहीं सकता है। इन्हीं शब्द के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।